स्थानीय स्वशासन। कितना पढ़ा था इसमें, स्टार्ट ही किया था, है ना। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचन के माध्यम से अपने लिए शासन का स्वयं निर्धारण करना। जैसे अपन जानते हैं कि गाँव में किसी गांव के लिए सरपंच का चुनाव जो है वो वहां के उस गांव के मतदाता द्वारा किया जाता है। और अगर नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव जो है वो उस नगरीय क्षेत्र में आने वाले जो भी निर्वाचक हैं, वोटर्स हैं, वो मिलकर अपने लिए अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। अर्थात स्थानीय लोगों द्वारा अपने लिए शासन का निर्धारण करना स्थानीय स्वशासन कहलाता है। और अपन ने पढ़ा था पिछली बार कि स्थानीय स्वशासन जो है वो राज्य सूची का विषय। कौन सी सूची, राज्य सूची। अर्थात इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो राज्य सरकार को है। मैंने बताया था आपको कि भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। और संघात्मक शासन व्यवस्था हमने कनाडा से ली। कहां से ली है, कौन से देश से ली है भाई। संविधान लागू हो रहा था तो उस समय हमने कुछ देशों के संविधान से जो हमारे लिए उपयुक्त बातें थी उनको ग्रहण किया। उसमें एक बात है फेडरल सिस्टम, संघात्मक शासन व्यवस्था। और ये हमने कहां से ली है, तो कनाडा से ली है। और संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। क्या किया जाता है, शक्तियों का विभाजन। और शक्तियों का विभाजन जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य किया जाता है। और शक्तियों का विभाजन जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य सूची प्रणाली के तहत किया जाता है, लिस्ट प्रणाली, सूची प्रणाली। और अपन ने कहा है कि सूची प्रणाली जो है इसमें 3 सूचियां बना दी हैं। एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची और तीसरा जो है वो समवर्ती सूची। संघ सूची में आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संघ सरकार को, केंद्र सरकार को। जैसे रेलवे, रक्षा, है ना, बात की थी अपन, डाकघर, है ना। और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो राज्य सरकार को। तो अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सी सूची का है, तो ये है आपके राज्य सूची का। ये बिल्कुल आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि स्थानीय स्वशासन जो है वो कौन सी सूची का है, कौन सी लिस्ट का है, तो स्टेट लिस्ट का है, राज्य सूची का है। ध्यान रखना अपन को, है ना। देखिएगा आगे अपन बढ़ते हैं कि ये जो स्थानीय स्वशासन जो है वो भारत में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्राचीन काल से कैसे, तो अपन जानते हैं कि जिस प्रकार से वैदिक काल में जो गांव का मुखिया होता था उसको बोलते हैं ग्रामणी, उसको बोलते थे ग्रामणी। और बौद्ध काल में जो गांव का मुखिया होता था उसको बोलते हैं ग्राम योजक। और इसी प्रकार से मौर्य काल में जो गांव का मुखिया होता था उसको बोलते थे ग्रामिक बोलते थे। और मुगल काल में जो गांव का मुखिया होता था उसको बोलते थे मुकद्दम। और आधुनिक काल में जो गांव का मुखिया होता है उसको अपन क्या कहते हैं, तो उसको अपन कहते हैं सरपंच। इस प्रकार से भारत में ये जो स्थानीय स्वशासन जो है वो प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस प्रकार से वैदिक काल में गांव के मुखिया को क्या बोलते थे, ग्रामणी। ये अपन को याद नहीं रखना है, अपन तो केवल ये बताना चाहते हैं कि भारत में ये व्यवस्था नई नहीं है, प्राचीन काल से ही चली आ रही। समझ पा रहे हो मेरी बात को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन के लिए सबसे पहले 1882 आधुनिक काल का मतलब होता है, समझते हो, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक काल का मतलब होता है जब से भारत में अंग्रेज आए, समझ रहे हो ना। तो ये अंग्रेजों का जो शासन काल है उसको बोलते हैं अपन मॉडर्न हिस्ट्री में लेते हैं। तो भारत में आधुनिक काल में
पंचायती राज के विकास के लिए 1882 में एक गवर्नर जनरल है, उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड रिपन। क्या नाम है? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन द्वारा इस स्थानीय संस्थाओं के विकास के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, एक प्रस्ताव लाया जाता है। अर्थात आधुनिक काल में सबसे पहले स्थानीय संस्थाओं के विकास के लिए 1882 में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है। इसलिए लॉर्ड रिपन को पंचायती राज का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि पंचायतों के विकास के लिए सबसे पहले, स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए सबसे पहले प्रस्ताव कौन लाया? लॉर्ड रिपन। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। ध्यान रखना। और इस रिपन के इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक ब्रिटिश शब्द है, इसका मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या होता है? अधिकार पत्र। अर्थात सबसे पहले भारत में इन स्थानीय संस्थाओं को अधिकार देने का काम जो है वो किस प्रस्ताव से माध्यम से किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव के माध्यम से। इसलिए लॉर्ड रिपन को तो स्थानीय स्वशासन का जनक कह दिया गया, और इसके इस मोशन प्रस्ताव को जो है वो क्या बोला गया? बोला गया उसका स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। और कौन लाया था? रिपन लाया था। और कब लाया था? 1882 में। ध्यान रखना, ईयर भी अपन को याद रखना है। लिख लो इसको, फटाफट लिख भी लो, साथ में लगे हाथ, है ना? लिखिएगा स्थानीय स्वशासन, हेडिंग डालो स्थानीय स्वशासन। इसमें लिखो स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। स्टेट लिस्ट है ना, राज्य सूची का विषय है। अर्थात इस पर कानून बनाने का अधिकार, अर्थात इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार में निहित है। राज्य सरकार में निहित है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा भारत में यह व्यवस्था प्राचीन समय से ही चली आ रही है। जैसे वैदिक काल में गांव के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। ग्रामणी कहा जाता था। लिखना चाहो तो लिख दो। बौद्ध काल बराबर ग्राम योजक, मौर्य काल बराबर ग्रामिक, वहीं आगे लिख दो लिखना चाहो तो याद करने के लिए। मुगल काल में सरपंच को क्या बोलते थे? मुकद्दम, है ना? ये एग्जाम में आने वाली बात तो नहीं है, लेकिन अपने नॉलेज के लिए वाली बात है। बौद्ध काल में ग्राम योजक, मौर्य काल में ग्रामिक, मुगल काल में मुकद्दम, आधुनिक काल में सरपंच। आधुनिक काल में सरपंच। आगे लिखो आधुनिक काल में
सर्वप्रथम 1882 में तत्कालीन वायसराय, तत्कालीन गवर्नर जनरल लिखो है, तत्कालीन गवर्नर जनरल, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा आधुनिक काल में सर्वप्रथम 1882 में, आधुनिक काल में सर्वप्रथम 1882 में स्थानीय, क्या लिखा तुमने, लैंग्वेज क्या बनी, लॉर्ड रिपन द्वारा, क्या लैंग्वेज बनी बोलना एक बार तुम्हारी क्या, हाँ, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय संस्थाओं के विकास हेतु, स्थानीय संस्थाओं के विकास हेतु एक प्रस्ताव लाया जाता है, एक प्रस्ताव, स्थानीय संस्थाओं के विकास हेतु, स्थानीय संस्थाओं के विकास हेतु एक प्रस्ताव लाया जाता है। अतः लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का, स्थानीय स्वशासन का, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। एवं रिपन के इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? भारत में ये स्थानीय जो भी संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति, जैसे आज दिख रही है अपन को, वर्तमान में दिख रही है, ऐसे उस समय तो होंगी नहीं। उस समय तो नियमित चुनाव भी नहीं होते थे। लेकिन उनके विकास के लिए अंग्रेजों के समय में ये रिपन एक प्रस्ताव लाता है कि साहब इनको कुछ धन मुहैया कराया जाए, कुछ उनको फंड दिया जाए तो उनका विकास होगा। तो इस प्रकार से अपन जानते ही हैं वर्तमान में सरकार जो है वो पंचायतों को अनुदान देती है। तो उसी प्रकार से उस समय अंग्रेजों के समय जो है इनके विकास के लिए इसने कुछ ऐसी व्यवस्था की। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले उनके विकास के लिए प्रस्ताव लाने वाला रिपन ही था। समझ रहे हो मेरी बात को? और इसके इस प्रस्ताव को जो है वो स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक ब्रिटिश शब्द है, इसका मतलब होता है अधिकार पत्र, है ना। मतलब पंचायतों को, स्थानीय संस्थाओं को सबसे पहले अधिकार देने वाला या अधिकारों की बात करने वाला व्यक्ति कौन था? तो लॉर्ड रिपन। इसलिए इसको, इस प्रस्ताव को मैग्ना कार्टा कहा गया और इस रिपन को जो है वो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? देखिएगा, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले की बात है कि गांधी जी ये चाहते थे कि भारत में राम राज्य आए, भारत में राम राज्य आए। और गांधी जी ने अपने एक पुस्तक लिखी, माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। गांधी जी की एक किताब है, उसका नाम है माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। और उन्होंने बिल्कुल लिखा
कि अगर अपन भारत में जो है वो विकास चाहते हैं तो विकास जो है वो गांव से स्टार्ट करना पड़ेगा। गांव के लोगों को जो है वो अधिकार देने पड़ेंगे। भारत में अगर डेमोक्रेसी का विकास चाहते हैं तो गांव के लोगों को हमें अधिकार देने चाहिए। और जब गांधी जी ने इतनी बड़ी बात कही कि भाई आप भारत में राम राज्य लाना चाहते हो तो गांव के लोगों को उनके विकास हेतु या उनके लिए लोकतंत्र हेतु या उनके स्वशासन हेतु उन्हें कुछ अधिकार दीजिए। जब ये बात उन्होंने अपने बुक में लिखी तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जब भारत का संविधान लागू हुआ, सबको पता ही है कि भारत का संविधान जो है वो संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो उस समय संविधान के संविधान का भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्व और उसके आर्टिकल अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के विकास का प्रावधान किया गया। चूंकि ये भाग 4 में किया गया था और भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक तत्व हैं और नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि आप अपनी नीतियों का निर्माण इस प्रकार से कीजिए कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। अब राज्य करे या न करें वो उसके ऊपर डिपेंड है, सरकार करे या न करें वो उसके ऊपर डिपेंड है। सरकार के पास पर्याप्त संसाधन होंगे तो करेगा। जैसे अपन जानते हैं कि आज सरकार के पास पैसा है तो वो पंचायतों को अनुदान दे रही है, पैसे दे रही है, तो पंचायतों का विकास हो रहा है, गांवों का विकास हो रहा है। लेकिन 1950 में जब देश आजाद होता है उस समय सरकारों के पास इतना पैसा नहीं था तो वो पंचायतों को इतना अनुदान नहीं दे पा रही थी और नहीं दे पा रही थी तो पंचायतों का विकास नहीं हो रहा था। तो उस समय जब कहा गया और भाग 4 में इसका प्रावधान किया गया, लेकिन पूरे भारत में जो है इस पंचायती राज को संपूर्ण राज्यों ने लागू नहीं किया और राज्यों ने कहा कि भाई संविधान में हमें निर्देश तो मिल गए हैं लेकिन हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है और पर्याप्त संसाधन नहीं होने के कारण हम इस व्यवस्था को लागू नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब क्या होता है कि जैसे ही भारत आजाद होता है और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू द्वारा गांवों के विकास हेतु 2 अक्टूबर 1952 को 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया जाता है। देखिएगा, जैसे ही भारत आजाद होता है उस समय अपन जानते हैं कि स्थिति आज तो अपन वेल कंडीशन में है इंडिया, लेकिन 1950 में क्या कंडीशन होगी और वो भी गांव की क्या कंडीशन होगी। तो उस समय 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गांवों के विकास में, और गांवों के विकास का मतलब किसका विकास? किसानों का विकास। किसानों का विकास होगा तो गांव का अपने आप विकास हो जाएगा। तो इस सोच को लेकर 2 अक्टूबर 1952 को नेहरू जी द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो भारत सरकार द्वारा लाया गया। एक तो इसमें सहयोग दिया यूएसए ने, एक तो सहयोग दिया अमेरिका ने और दूसरा सहयोग किया, इस कार्यक्रम में सहयोग किया फोर्ड फाउंडेशन ने। इन दोनों ने भारत को सहयोग किया और इसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा गांवों के किसानों के विकास के लिए एक प्रोग्राम लाए और उस प्रोग्राम का नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और इस विकास कार्यक्रम के माध्यम से इन्होंने क्या किया गया, तो गांवों के किसानों को जो है वो उन्नत कृषि के उपकरण उपलब्ध करवाए, कृषि के जो है वो उपकरण उपलब्ध करवाए, जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, ऐसे उपलब्ध करवाए और किसानों को जो है वो उन्नत बीज उपलब्ध करवाए ताकि उनकी पैदावार बढ़े। तो इस प्रकार से भारत सरकार द्वारा किसानों के विकास हेतु एक प्रोग्राम लाई और उस प्रोग्राम का नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कब लाई? 2 अक्टूबर 1952 को। भाई 1950 में जैसे आज पंचायतें देख रहे हैं, आज अपन गाँव का माहौल देख रहे हैं, ऐसा 1950 में तो रहा नहीं होगा।
है ना। उस समय तो गरीबी बहुत थी देश में, बेरोजगारी बहुत थी, तो उसको वहां से उठा के लाना, इसका मतलब सरकार को एक बड़ी सहायता करनी पड़ेगी। और इसी सोच के साथ भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को एक प्रोग्राम लाया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तथा 1953 में 1953 में राष्ट्रीय विस्तार योजना लाई गई। इन दोनों योजनाओं के माध्यम से, इन दोनों प्रोग्रामों के माध्यम से सरकार द्वारा गांवों के किसानों को कृषि के आधुनिक उपकरण दिए गए, कृषि के उन्नत बीज दिए गए, और सरकार ने यह सोचा कि साहब ये अगर उनको प्रोवाइड करवाया जाए तो गांवों के किसानों का विकास होगा, तो किसानों का अगर विकास होता है तो गांव का अपने आप ही विकास हो जाएगा। इस सोच के साथ सरकार द्वारा 2 प्रोग्राम लाई गई। परंतु इन दोनों प्रोग्रामों की जांच के लिए कि सरकार तो प्रोग्राम ले आई है, लेकिन वास्तव में सरकार की योजना धरातल पर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। सरकार मदद कर रही है, लेकिन ये सहायता धरातल पर किसान के पास पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। इसकी समीक्षा के लिए 1957 में एक व्यक्ति है, उसका नाम है बलवंत राय मेहता। इसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है और इस समिति को यह कार्य दिया जाता है कि आप ये जांच करो कि भारत सरकार जो है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाई है और राष्ट्रीय सविस्तार योजना लाई है। ये दोनों योजनाएं जो हैं वो धरातल पर पहुंची या नहीं पहुंची, अर्थात गांवों के किसानों का विकास हुआ या नहीं हुआ। इसकी जांच के लिए किस व्यक्ति को डेप्यूट करते हैं, तो नाम है बलवंत राय मेहता। 1957 में इसकी अध्यक्षता में समिति बनती है और जब ये समिति देखती है, जांच करती है, तो ये कहती है कि साहब आप तो केंद्र सरकार तो धरातल पर जो है वो सहायता पहुंचा रही है, लेकिन धरातल पर किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है, सिस्टम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सरकार पैसा दे रही है लेकिन किसानों के पास वो आर्थिक सहायता नहीं पहुंच रही है। तो इसने कहा कि इन दोनों प्रोग्रामों को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो सरकार चाह रही है वो धरातल पर काम नहीं हो रहा है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि साहब इसको जो है वो भारत में इस प्रोग्रामों को बंद कर दो और भारत में जो है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कीजिए और भारत में जो है वो पंचायती राज का उद्घाटन कीजिए। ऐसी सिफारिश कौन करता है, तो बलवंत राय मेहता। अतः बलवंत राय मेहता यूं कहता है कि केंद्र सरकार सहायता दे रही है लेकिन धरातल पर सहायता पहुंच नहीं रही है। तो सरकार का जो पैसा है, सरकार के जो प्रयास हैं, वो भ्रष्टाचार की चपेट में आ गए हैं। तो आप फालतू के प्रोग्राम जो हैं आपके सफल नहीं हो रहे हैं, तो आप इन प्रोग्रामों को बंद कर दो। आपकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं लेकिन बीच में जो है वो कड़ी से भ्रष्टाचार हो रहा है और इन दोनों को बंद कर दो और भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लाइए और भारत में पंचायती राज का उद्घाटन कीजिए। तो नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इनकी बातों को मानते हुए भारत में जो दोनों प्रोग्राम थे उनको बंद कर दिया और भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लाए गए। इसलिए बलवंत राय मेहता को भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। देखो पहले पढ़ा था अपन ने स्थानीय स्वशासन का जनक, कौन आया था? लॉर्ड रिपन। यहां पर आया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक, क्या है? बलवंत राय मेहता। और इसी समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में जो है पहली बार भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज का शुभारंभ किया जाता है। भाई समिति ने कहा कि भाई भारत में पंचायती राज जो है उसका उद्घाटन कीजिए
वो दोनों प्रोग्राम असफल हैं, उनको बंद कर दिए। तो इस समिति की सिफारिश को मानते हुए उन दोनों प्रोग्रामों को बंद कर दिया और भारत में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के कौन से गांव? बगदरी गांव। बहुत सी बार प्रश्न परीक्षा में यह भी आया हुआ है कि बगदरी गांव क्यों प्रसिद्ध है? तो क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि भारत में पंचायती राज का उद्घाटन पहली बार यहीं से हुआ था। लेकिन यह व्यवस्था केवल एक गांव में, मतलब एक पंचायत का उद्घाटन किया था, और संपूर्ण राज्य में इस व्यवस्था का, मतलब पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जो है वो 11 अक्टूबर 1959 को शाहदनगर आंध्र प्रदेश से किया गया। इस प्रकार से भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। पहली बार तो किया गया राजस्थान से, और बाद में जो है वो 11 अक्टूबर को पूरे राज्य में इस व्यवस्था को लागू किया गया आपके आंध्र प्रदेश से। क्लियर है? और इस प्रकार से भारत में सिस्टमेटिक जो है वो पंचायती व्यवस्था का उद्घाटन किया। और अपन जानते ही हैं कि वर्तमान में इसी बलवंत राय मेहता ने कहा था कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज होनी चाहिए, इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होना चाहिए। तो अपन देख ही रहे हैं वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है ना, मध्य स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर क्या है? जिला परिषद। और इनके चुनाव जो हैं वो नियमित रूप से 5 वर्ष में होते ही हैं। अपन जानते ही सरपंच के चुनाव 5 वर्ष में होते हैं, क्या होते ही हैं। तो इस प्रकार से भारत में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। क्लियर है? पूछना कुछ? लिख लो इसमें। देखो, जो सिटी वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है, कोई समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। और जो गांव वाले हैं उन तो ये व्यवस्था देख रखी है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लिखो, क्या लिखा था? लास्ट क्या लिखा था अपन ने? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा, गांधी जी की राम राज्य की अवधारणा, गांधी जी की राम राज्य की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का प्रावधान किया गया। मतलब ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया। यूं लिखो, ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया। ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया। देखो, बहुत इजी है ना। कुछ बातें हैं, प्रश्न जो है वो पहली लाइन से स्टार्ट है ना। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन जो है वो कौन सी लिस्ट का है? स्टेट लिस्ट का है, राज्य सूची का है ना। क्लियर? फिर अपन ने पढ़ा कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था। और कब लाया गया था? कब? 1882 में। क्लियर? उसके बाद जो है भारत, आप अगर वो ग्रामीणी और ग्राम योजक और वो नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान जो है वो हमारे संविधान के भाग 4 यानी कि अनुच्छेद
40 में भी इसका प्रावधान किया गया है। और भारत में सबसे पहले प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को एक प्रोग्राम लाया गया। क्या नाम उसका? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और 1953 में एक प्रोग्राम और लाए, क्या नाम उसका? राष्ट्रीय सविस्तार योजना, है ना। उन दोनों को आर्थिक सहायता किसने दी? यूएसए ने और फोर्ड फाउंडेशन ने इसके सहायता से लाए। और भारत में किसानों को उन्नत बीज दिया गया, उन्नत खाद दिया गया, है ना। लेकिन सरकार तो दे रही सहायता, लेकिन धरातल पर सहायता पहुंच नहीं रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार सिस्टम में फैला हुआ है। तो इसकी जांच के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाते हैं। और वो समिति कहती है कि भैया ये जो प्रोग्राम है वो तुरंत प्रभाव से बंद कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो सरकार द्वारा इन दोनों प्रोग्रामों को बंद कर दिया जाता है। और इस बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर ही भारत में पंचायती राज का उद्घाटन किया जाता है। कब करते हैं? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले के कौन से गांव से? बगदरी गांव से। लेकिन ये बगदरी गांव जो है वो पहली बार एक ग्राम पंचायत बनी है। और संपूर्ण राज्य में प्रश्न यूं आया कि पहली ग्राम पंचायत कौन सी बनी थी? तो ये बनी थी। लेकिन संपूर्ण राज्य में कब लागू किया गया? तो 11 अक्टूबर 1959 को। कहां से? शाहदनगर, आंध्र प्रदेश से। इस प्रकार से भारत में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया, है ना। और बलवंत राय मेहता ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों को बांटना, है ना। भाई किसी गांव के लिए कोई विकास योजना बनानी है तो जयपुर में बैठे हुए मंत्री या मुख्यमंत्री या कोई आईएएस अधिकारी बनाता है, वो सही बनाएगा कि उस गांव में बैठा हुआ कोई सरपंच? उस गांव की क्या भौगोलिक स्थिति है, क्या परिस्थितियां हैं, किसको क्या आवश्यकता है, वो उस गांव का सरपंच या सचिव ज्यादा जानेगा बनिस्पत की जयपुर में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो हैं वो अपने गांव के विकास के लिए आप योजना बनाओ, सरकार आपको सहायता देगी। तो अभी यही तो हो रहा है कि गांव में सड़क कहाँ बनानी है या हैंडपंप कहाँ लगाना है, ये तय कौन करता है? सरपंच और उनकी समिति। सरकार क्या करती है? उनके लिए उनको आर्थिक सहायता देती है अनुदान के रूप में। तो इस प्रकार से गांव के विकास के लिए वर्तमान में इस व्यवस्था का उद्घाटन किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। क्लियर? आगे लिखो, क्या लिखा था? लास्ट क्या लिखा? हाँ, संविधान के भाग 4 यानी कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया, है ना। आगे लिखो, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा 1953 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा 1953 में राष्ट्रीय सविस्तार योजना 1953 राष्ट्रीय सविस्तार योजना लाई जाती है। राष्ट्रीय सविस्तार योजना लाई जाती है। इसके माध्यम से गांवों के किसानों को उन्नत खाद, बीज
उन्नत खाद, बीज और कृषि के आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। कृषि के आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। ताकि कृषि के आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं ताकि गांवों के किसानों का अधिक से अधिक विकास हो। अधिक से अधिक विकास हो। अधिक से अधिक विकास हो। 1957 में 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। एक समिति का गठन किया जाता है। इन दोनों कार्यक्रमों की जांच हेतु, इन दोनों कार्यक्रमों की जांच हेतु इस समिति द्वारा इस समिति द्वारा इस समिति द्वारा इन कार्यक्रमों को असफल बताते हुए, इन कार्यक्रमों को असफल बताते हुए असफल बताते हुए तुरंत प्रभाव से बंद कर, तुरंत प्रभाव से बंद कर भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लाने की बात कही जाती है, लाने की सिफारिश की जाती है, लाने की सिफारिश की जाती है। अतः बलवंत राय मेहता को अतः बलवंत राय मेहता को बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर दो। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक जो है वो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। साथ ही समिति ने साथ ही इस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय, थ्री लेयर, त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज
के उद्घाटन की सिफारिश की जाती है। की सिफारिश की जाती है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर इस समिति की सिफारिशों के आधार पर नेहरू जी द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज का शुभारंभ किया जाता है। पंचायती राज का उद्घाटन किया जाता है। उद्घाटन किया जाता है, परंतु संपूर्ण राज्य में इस व्यवस्था को 11 अक्टूबर 1959 को शाहदनगर आंध्र प्रदेश से लागू किया गया। आंध्र प्रदेश से लागू किया गया। आंध्र प्रदेश से लागू किया गया। देखो प्रश्न यूं आए कि भारत में पंचायती राज का उद्घाटन कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 1959 को। कहां से? कौन सा गांव? बगदी गांव। क्लियर है ना। और भारत में पंचायती राज जो है संपूर्ण राज्य में कहां से लागू किया गया? संपूर्ण राज्य पूछे तो उत्तर क्या आएगा? डेट कौन सी? 11 अक्टूबर 1950। क्लियर? बहुत इजी है, टॉपिक बहुत इजी है, क्वेश्चन भी बहुत इजी आएंगे। थोड़ा सा पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, है ना। हम क्या बनने के लिए आए हैं? क्या बनने के लिए आए हो? आरएस बनने के लिए आए हो। तो आपकी जो नजर है वो मांसाहारी जो भी जानवर है उसकी तरह होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समझ रहे हो? मांसाहारी जानवर जानते हो? एक तो होते हैं शाकाहारी जानवर और एक होते हैं मांसाहारी जानवर। शाकाहारी जानवर जो होते हैं, ये प्रकृति बता रही है। देखो प्रकृति हमको रूल्स बता रही है कि शाकाहारी जो जानवर होते हैं उनकी नजरें जो होती है वो साइड में होती हैं, देखना उनको। और जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनकी नजर जो होती है वो सामने होती है। इसका मतलब मांसाहारी जानवर ने किसी को टारगेट फिक्स कर दिया है तो उसका टारगेट कभी फेल नहीं जाता है। देखना आप कभी भी, जैसे हिरण है तो हिरण की जो आंखें होती है क्या होती है? साइड में होती है ना। जबकि शेर की आंखें कैसी होती हैं? एकदम अपने टारगेट पर सामने होती हैं। तो आपका टारगेट क्या है अभी? क्या है? आरएस है। क्या है? आरएस है। तो हमारी जो नजर भी है वो भी कैसी होनी चाहिए? शेर की तरह होनी चाहिए कि इस बार तो हम आरएस को चीर देंगे और फाड़ देंगे, है ना। जिसने भी खुद पर समय व्यर्थ किया है, जिसने भी खुद पर समय लगाया है, दुनिया ने गूगल पर उसी को सर्च किया है। समझ रहे हो?
इसलिए अभी तुम्हारा जो है वो समय खुद पर लगाने का है, ताकि आगे जाकर दुनिया तुमको गूगल पर क्या करेगी, सर्च करेगी। ओके।